हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान में हम लोग जानेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यानी जो दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, वो गैरिसन जो टाउन से एक एम्पायर की तरह यानी साम्राज्य बना हुआ गैरिसन टाउन से, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आ रहा है गैरिसन टाउन के बारे में, गैरिसन शहर। तो गैरिसन शहर था क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गैरिसन टाउन एक तरह से समझिए फोर्ट है। फोर्ट जो किला होता है वो एक किला था, जिसमें कि कौन रहते थे, वहाँ की जो आर्मी था यानी सैनिक लोग के रहने के लिए उसमें व्यवस्था किया गया था। फोर्ट जो किला बना था उसी को कहता है गैरिसन टाउन। ठीक है, जिसमें सभी जगह देखिएगा, ये सब जगह गैरिसन टाउन बनाया गया था, हर एक जगह। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि 13वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, अर्ली 30वीं सेंचुरी के स्टार्ट में दिल्ली जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे यानी जो राजा का शासन जो था, वो सिर्फ एक गैरिसन टाउन, जो गैरिसन जो शहर था, गैरिसन के पास ही, उसी के आसपास के क्षेत्र पर ही सिर्फ कंट्रोल रहता था दिल्ली सल्तनत के, जो दिल्ली के सुल्तान थे उसका शासन था। और लेकिन उससे अगर दूर के बात किया जाए दिल्ली सल्तनत का, तो कंट्रोल नहीं था, सिर्फ खाली गैरिसन टाउन के आसपास ही कंट्रोल था। और इसके साथ साथ जो गैरिसन टाउन, मान लीजिए कि गैरिसन टाउन है, टाउन इतना बड़ा है, तो उस गैरिसन टाउन की जो हिंटरलैंड हुए यानी जो भीतरी क्षेत्र हुए, ये शहर के जो अगल बगल का जो क्षेत्र हुआ, उस पर उस समय दिल्ली के जो सल्तनत थे, जो दिल्ली के सुल्तान, उसको उस पर कंट्रोल नहीं के बराबर था। उस सिटी के आसपास वाला जो एरिया पर उसको कंट्रोल नहीं था। ठीक है, और उन लोग किस पर डिपेंड रहना पड़ता था कि ट्रेड पर, जो व्यापार होता था वहाँ से कोई, उसके राज्य से अगर होकर कोई व्यापार कोई जाता था तो उससे उन लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, उसी से चलता था। ट्रिब्यूट यानी लूट पाट भी होता था, उससे लूटा जाता था। इस तरह से टैक्स को यानी पैसा को कलेक्ट किया जाता था, और इसी से वो दिल्ली सल्तनत चलता था उस समय, जब गैरिसन टाउन पर ही सिर्फ इसको कंट्रोल रहता था। गैरिसन टाउन में इसी के आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर के आसपास इसको कंट्रोल रहता था। फिर उसके बाद जैसे टाउन के बाहरी इलाका में जो प्लेन एरिया हुआ, उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता था। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे जो कंट्रोलिंग जो गैरिसन टाउन से दूर के बारे में, जैसे बंगाल और सिंध के, बंगाल और सिंध के गैरिसन टाउन का कंट्रोल एक तरह से बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था, बहुत ही कठिन था। वेस्ट बंगाल का और सिंध को कंट्रोल करने के लिए गैरिसन टाउन, हर एक जगह पर एक टाउन बनाया गया था, उस शहर पर सिर्फ खाली कंट्रोल किया जाता था, उसके एरिया पर नहीं। जैसे 50, 100, 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया के नहीं, मात्र 10, 20, 30 किलोमीटर के अंदर ही जहाँ पर ये गैरिसन टाउन बना है, उसी के आसपास वाला एरिया पर ही सिर्फ कंट्रोल रहता था। तो उसी के बारे में बताया गया, जो कंट्रोलिंग है, जो गैरिसन टाउन के कुछ दूर, जैसे बंगाल के रीजन, फिर सिंध के, वहाँ पर
कंट्रोल करना बहुत ही कठिन था वहाँ पर उन लोगों से। क्यों था? जिसका भी कारण है। क्यों था कि वहाँ पर लोग रिवेलेशन कर लेते, यानी विद्रोह कर लेते, या फिर वहाँ पर वार, युद्ध होने की भी संभावना होती थी। और उसके साथ साथ अगर वहाँ कंट्रोल भी करने जाते तो वहाँ के जो क्लाइमेट, जो वेदर है, वो भी बैड, माने खराब मौसम से भी मुश्किल था वहाँ पर कंट्रोल कर पाना। ठीक है, कम्युनिकेशन रूट नहीं हो सकता, इस तरह से छीनबीन हो जाता था मौसम के कारण भी। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या था कि जो अफ़गानिस्तान से जो आने वाले जो हमला जो करने वाले होते हैं, हमलावर लोग, वो क्या थे कि थोड़ा सा ही देखते थे कि जो यहाँ के जो सुल्तान है उसका अगर कंट्रोल, थोड़ा सा भी वीकनेस अगर सुल्तान में समझते थे, अगर साइन उनको मिल गया कि थोड़ा सा कमजोरी है, जैसे ही उसको आभास होता था, तो उन लोग क्या होते थे, रिवेल्ड कर देते थे, विद्रोह कर देते थे वहाँ। ठीक है, इस प्रकार से चैलेंजिंग रूप से उसको कंट्रोल कर लिया जाता था। चैलेंज था एक तरह से, सरवाइव करना, सल्तनत को चलाना एक तरह से चैलेंज था, किस तरह से चल पाता। ठीक है, एक चुनौती था सल्तनत को ये बचाए रखना, दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो इस तरह से जो सल्तनत के जो स्टार्टिंग में हुआ, इस तरह से जो फाउंडर, एक तरह से कहिए संस्थापक कौन थे दिल्ली सल्तनत का, इस तरह का दिल्ली सल्तनत का, तो गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन के समय में ही इस सल्तनत का स्थापना हुआ था। ठीक है, और फिर इसके बाद एक्सपेंशन और किया गया, किसके समय में हुआ? ये तो स्टार्टिंग किया गयासुद्दीन बलबन ने, फिर इसके बाद इसका और विस्तार हुआ दिल्ली सल्तनत का, किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका और विस्तार हो गया सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और सबसे पहला नंबर कि जो दिल्ली सल्तनत का था, जो इंटरनल फ्रंटियर, जो भीतरी जो सीमा होता है, उसमें एक कैंपेनिंग करके, एक कैंपेनिंग किया गया, कैंपेनिंग चलाया गया, जिसमें क्या हुआ कि गैरसन टाउन को किस तरह से मजबूत किया जाए, एक कैंपेनिंग चला कर। ठीक है, जो गैरसन टाउन के जो हिंडरलैंड थे, हिंटरलैंड यानी जो गैरसन टाउन है उसी के जो आस-पास वाला एरिया, जैसे अभी कैसे कहे थे कि अभी मात्र 10 या 5 किलोमीटर के अंदर में उसका कंट्रोल था, लेकिन अब क्या हुआ, एक कैंपेन चलाया और इंटरनल फ्रंटियर जो कि आंतरिक सीमा पर जिसका कंट्रोल नहीं रहता था पहले, उसको कंट्रोल के लिए वो एक कैंपेन चलाया। और इसके साथ साथ इसकी जितना भी आंतरिक सीमा जो है फ्रंट, इंटरनल फ्रंटियर, उस पर उसको कंट्रोल करने के लिए एक कैंपेन चलाया। और इस तरह से कहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक बताया गया है, कहाँ पर चलाया गया, तो गंगा यमुना के दोआब जो होता है, दोआब, उसको उस अभियान के तहत उसको साफ कराया गया। जो फॉरेस्ट था, जंगल था, या फिर हंटर गैदर्स जो रहते थे, जो जंगली लोग, जो शिकारी लोग, उसको वहाँ से हटाया गया। ठीक है, एक कैंपेन चलाया था ये सल्तनत को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए, जो गैरसन टाउन था उसको और मजबूत किया जाए, उसके आसपास के इलाके को भी मजबूत किया जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जंगल को जो साफ़ किया गया गंगा यमुना दोआब के पास में, और जो हंटर, जो जंगली लोग थे, जो शिकारी करने वाले, उनको वहाँ से कहीं और उसको हटाया गया।
ठीक है। और फिर उसके बाद जो ज़मीन जो बना, जो लैंड जो था, उसको किसको दिया गया? पेजेंट के जो किसान लोग होते हैं उनको दिया। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, यानी कृषि, उस पर खेती करने के लिए कि खेती किया जा सके। ठीक है। और इसके साथ साथ जो गैरिसन टाउन बनाया गया, वहाँ टाउन की और भी गैरिसन टाउन एंड टाउन एस्टेब्लिश किया गया, और भी न्यू तरह के फोर्ट जो किला होता है, या फिर गैरिसन शहर, या फिर और भी नए नए शहर को बसाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेड रूट था, जो व्यापार करने का जो रास्ता था, उसको प्रोटेक्ट हो सके, सुरक्षा प्रदान किया जा सके। और इसके साथ साथ जो रीजनल जो ट्रेड होता है, जो कि जो क्षेत्रीय व्यापार, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है। इसके लिए और भी गैरिसन टाउन, और भी डिफरेंट टाइप के टाउन्स और न्यू फोर्ट्स बनाए गए, नए नए किले बनाए गए। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सल्तनत की तो फर्स्ट बार में जाने गयासुद्दीन बलबन जो स्टार्टिंग किया था उसके बारे में, और इसको एक्सपेंशन कब किया गया, इसको बढ़ाया गया कब, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो सेकंड एक्सपेंशन के बारे में, सेकंड एक्सपेंशन जब इसमें क्या हुआ कि जो सल्तनत था उसके और भी बाहरी सीमा जो होता है, और भी आगे एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी बाहरी सीमा को भी पहले तो इंटरनल के कंट्रोल किया, फिर अब एक्सटर्नल जिसका बाहरी सीमा भी है, कोई भी यहाँ पर गैरिसन टाउन है, इसके अगल बगल 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर की दूरी तक भी इसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया। ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर में कौन कैंपेन चलाया? ये एक अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथर्न इंडिया को रीजन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडेशंस, जो सैनिक जो अभियान होता है, उसको स्टार्ट किया। उसको कब्जा करने के लिए कहिए, या फिर उस पर कंट्रोल करने के लिए, साउथ इंडिया के जो स्टेट थे सभी पर कंट्रोल करने के लिए एक वो कैंपेन चलाया। वो मिलिट्री एक्सपेंडेशन जो कैंपेन था उसको चलाया, सैनिक अभियान शुरू किया। और इसमें क्या हुआ कि इसी समय अलाउद्दीन खिलजी के समय तो चलाया गया, लेकिन सबसे मैंने पीक पर था कंट्रोल करने के लिए किसके समय में? ये तो मोहम्मद तुगलक के समय में, सबसे ज़्यादा मोहम्मद तुगलक के समय में एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया था कंट्रोल करने के लिए। कहाँ पर? एक्सटर्नल फ्रंटियर के, यानी बाहरी सीमा को कंट्रोल किया, बहुत सारे क्षेत्रों को कंट्रोल में ले लिया था। कौन? मोहम्मद तुगलक। ठीक है। और इसके साथ साथ तुगलक वहाँ से जब जीतता गया बहुत सारे प्रदेश में कैंपेन करके, तो वह सेना जो हुआ उसका जब जीता, जो कैंपेन कर करके, तो वहाँ के जो आर्मी जो होते हैं, सल्तनत जो आर्मी कैप्चर कर लिया क्या क्या? एलिफेंट, वहाँ के हाथी पर कब्जा कर लिया, फिर हॉर्स जो घोड़ा होता है उस पर कब्जा कर लिया, और सिर्फ जो गुलाम लोग होते थे उस पर भी कब्जा किया। और इसके साथ साथ कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स, यानी जो मूल्यवान जो धातु थे उस पर भी इसको कंट्रोल कर लिया गया। किसके थ्रू? तो मोहम्मद तुगलक के थ्रू। ठीक है। ये सब सेकंड एक्सपेंशन सा था। पहले तो गयासुद्दीन बलबन स्टार्टिंग किया था ये दिल्ली सल्तनत को फैलाने का, लेकिन ये मोहम्मद तुगलक के समय में बहुत चरम सीमा पर हुआ, बहुत पूरा देश में ये कंट्रोल करने लगा, बहुत बड़े भाग पर। ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, जब मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल का जो समय होता है उस समय जब एंड होने की स्थिति में, यानी कब? जब दिल्ली सल्तनत कम से कम 150 वर्ष
माने 150 ईयर के बाद आफ्टर चलने के बाद 150 के बाद जब मोहम्मद तुगलक के जब अंत होने लगा तो दिल्ली सल्तनत के जब अंत हुआ था तो सबसे पहले इसमें जाने हम कि दिल्ली सल्तनत का जो स्टार्टिंग जो हुआ था दिल्ली सल्तनत, तो उसमें क्या था कि उस समय दिल्ली सल्तनत बहुत ही वीक था, उस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। पहले ही बताए हैं कि उसके अगल बगल एरिया के जो गैरिसन टाउन थे उसके इंटरनल पार्ट के ऊपर भी उसको कंट्रोल नहीं था। सिर्फ खाली जहाँ पर गैरिसन टाउन बनाया है उसी के आसपास एकदम अगल बगल के एकदम 50 या 10-20 किलोमीटर के आसपास ही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्मी रहते थे इसलिए कंट्रोल करता था, लेकिन उसके अलावा और भी रीजन उसके अगल बगल एरिया पर कंट्रोल नहीं था, यानी शुरू में बहुत ही कमज़ोर था। या फिर उसका कंट्रोल कहिए कि उस रीजन पर था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वह शुरू में तो कमज़ोर था लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता गया, मजबूत हो गया और 150 साल शासन के दौरान जो सल्तनत की जो आर्मी थी वो इंडिया पर बहुत बड़े इलाके पर लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया के जो उप महाद्वीप के विशाल क्षेत्र पर एक उसको कब्जा कर लिया मार्च करके। ठीक है, और जो इसके इनेमी जो दुश्मन होते थे उसको भी ये इसका आर्मी जो था दिल्ली सल्तनत का उसको हरा चुका था। और बहुत सारे जो राज करने वाले जो शासक लोग हुए उस पर भी ये कंट्रोल कर लिया था। शहर पर जिसके अंदर में जो पहले कोई राजा के अंडर में जो था उस पर कंट्रोल कर लिया, बहुत सारे सिटी को सिटी पर कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसके अलावा जो सल्तनत थी वो क्या और टैक्स वसूल करती थी पेजेंट जो किसान थे उन लोगों से, जो दिल्ली सल्तनत था वो कलेक्ट करते थे टैक्स और उनको उसके बदले में जस्टिस प्रोवाइड करते थे अपने इलाके के में, यानी कि जो वहाँ जहाँ पर वो रूल करते थे दिल्ली सल्तनत वहाँ पर सभी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते थे, टैक्स के बदला में टैक्स लेता था। तो इस तरह से हम देखें कि इनका एक्सपेंशन जो हुआ विस्तार हुआ, या फिर उन्होंने जो मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था वो कितना सक्सेसफुल था, या फिर उनका इतने बड़े इलाके पर वेस्ट टेरिटरी जो इतना बड़ा इलाका पर किस तरह से उसका कंट्रोल था, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसी में दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस तरह से इसका कंट्रोल था। दिल्ली से देखो धीरे धीरे बढ़ते गया, सभी जगह पर इसका कंट्रोल होता गया। ये मैप में बताया गया है, मिलिट्री कैंपेन चलाकर वो सभी को अपने कंट्रोल में लाया। इसी एग्जाम्पल 4 में हम बता रहे हैं इसमें कि जो साउथ की ओर जो एक्सपेंशन करने का जो विस्तार की नीति जो लाया अलाउद्दीन खिलजी ने, वो सबसे पहले तो देखिएगा कि 1299 में गुजरात पर कब्जा कर लिया, फिर 1301 में रणथंभौर पर, फिर 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा किया, फिर इसी तरह से आगे बढ़ता गया। 1305 में मंडो पर कब्जा किया, मांडू या फिर देवगिरी कहिए, देवगिरी पर कब्जा कर लिया। इस तरह से कंट्रोल करते गया और 1311 ईस्वी में देखिएगा कि तंजावुर पर भी कब्जा कर लिया था वो। इस तरह से इंडिया के बहुत सारे रीजन पर वो
अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, इस तरह से हम जाने दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन किस तरह से हुआ, दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग किस तरह से हुआ था, फिर उसका विस्तार कैसे हुआ, और इसमें एक गैरिसन टाउन के बारे में जाने जो कि एक आर्मी के रहने का एक शहर था, जहाँ पर कि एक तरह से कहिए गैरिसन टाउन एक फोर्ट था, किला था, जिसमें आर्मी लोग के रहने का स्थान था, वहाँ पर स्थान ठहरते थे उसी में आर्मी लोग। इसीलिए जहाँ जहाँ गैरिसन टाउन था उसका मात्र उसी के आस पास वाला इलाका सिर्फ उसके कंट्रोल में रहता था, उसके बाहरी जो इलाका हुए वो कंट्रोल में नहीं था सल्तनत के, जो दिल्ली सल्तनत था उसके पास। स्टार्टिंग में तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे इसका मजबूती बढ़ते गया। अंततः देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में पूरा देश पर लगता है कि पूरा इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था, उपमहाद्वीप, उस पर धीरे धीरे इसका कंट्रोल होता गया था। ओके।